मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, ना बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का करियर वॉरियर के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। हमारे शो में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर को एक मुकाम दिया है अपने अथक परिश्रम से, दृढ़ निश्चय से और निरंतर प्रयासों से। ऐसे ही एक शख्स से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं जो कि एक वरिष्ठ रंगकर्मी है और जयपुर में जाना माना नाम है। हमारे साथ है श्री तिवारी जी। नमस्कार विष्णु जी। नमस्ते विष्णु जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जी, मेरा नाम विष्णु तिवारी है और मेरा गांव फागी है जी। और मैं वहां से 82-83 के आसपास जयपुर पढ़ने के लिए आया था जी। सुबोध कॉलेज में एडमिशन हुआ था मेरा। तो उस वक्त क्या कि 11th पास करने के बाद फर्स्ट ईयर में आ जाते थे हम कॉलेज में। तो उस वक्त रंगमंच पे एक इंटरव्यू का इश्तेहार पढ़ा था मैंने। तो सुनील सिन्हा और अमला राय NSD करके आए थे। सुनील सिन्हा वो है जिन्होंने माचिस फिल्म में काम किया है, चप्पा चप्पा चरखा चले, जी जी, बड़ा मेजर रोल था उनका। तो उन्होंने इंटरव्यू लिए थे हमारे। तो मैं क्या बचपन से बड़ा शौक था, स्कूलों में एक्टिंग करते थे 15 अगस्त 26 जनवरी को। तो ऐसा लगा कि यार मेरा ख्वाब यहाँ पूरा होगा। तो ऐसे डरते डरते हम चले गए, गांव से आए हुए थे, लगता नहीं था कि हमें कोई इंटरव्यू देगा वहाँ। उन्होंने बुलाया, इंटरव्यू लिया हमारा और वर्कशॉप में हमको शामिल कर लिया। अब हुआ क्या कि वहाँ पे 1 महीने की वर्कशॉप थी, उसमें सैया भाई कोतवाल नामक एक प्ले था, उसमें मेरे को अच्छा सा रोल उन्होंने दे दिया था। लेकिन उस वक्त बड़ा, आज तो लड़कियां बहुत सारी है, आप जब भी बुलाओ तो थिएटर एक्टिविटीज़ हो या फिल्मों का या सीरियल का बहुत सारी इंटरव्यू देने आ जाती है। उस वक्त हमारी को 4 लड़कियों की आवश्यकता थी, बड़ी मुश्किल से 2 लड़कियां वर्कशॉप में आई थी। ये बड़ा चेंज आ गया अब आज का, उसका अंतर ही आप देखे नोट कीजिए। तो वो 1 महीने की जो वर्कशॉप हुई उसमें वो प्ले तैयार हुआ, सैया भाई कोतवाल, उसकी परफॉर्मेंस हमने की तो पूरा ऑडियंस मतलब भरा हुआ था वहाँ पे, कोई सीट खाली नहीं। तब मेरे को लगा कि ये सबसे अच्छी चीज़ है। और जो तालियां बज रही थी उसे लगा कि मेरे को मतलब सबसे बड़ा पुरस्कार मेरा जीवन का यही है। और मेरा उद्देश्य ये हो गया कि मेरे को थिएटर ही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। अब धीरे धीरे और दूसरे प्ले करने लगे तो अखबारों में हमारी फोटोएं छपने लग गई जी। अब वो अखबार गाँव भी जाते थे। अब गांव वालों ने पढ़ा तो बोले छोरा आवारा हो गया, तो बोले काम तो भांड करते हैं। मैं बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी कृषक थे, उनके पास सूचना गई तो वो जयपुर आए। मेरे बड़े भैया भी जयपुर आए, मेरा सामान मैंने पैक किया और मेरे गांव ले गए। वहाँ पे मेरे को उन्होंने पूरी रखवाली की कि बग नहीं जाइए वापस। वह ये क्या, मेरे को दुकान खुलवा दी उन्होंने स्पेयर पार्ट्स की। 6 साल मैंने 86 से 92 तक 94 तक बिजनेस किया। उसके बाद हमारे परिवार का डिवाइडेशन हो गया और मैं वापस जयपुर आ गया। उस वक्त मैं इंडिपेंडेंट हो गया था। तो मेरे को सुनील सिन्हा तब बम्बई चले गए थे। उन्होंने मेरे को कॉल किया कि आप मुंबई आ जाओ, माचिस फिल्म बन रही है, मेरा सिलेक्शन हो गया, आप चाहो तो इसमें काम आपको मिल सकता है। लेकिन उस वक्त मेरी शादी हो चुकी थी। उस वक्त क्या गांव में बाल विवाह होते थे जी। तो गोना मेरा 84-86 में हो गया था, 85 में। अब मैं पत्नी को छोड़ के मुंबई जा नहीं सकता था, तो मैंने वो इरादा त्याग दिया और फिर यहीं जयपुर के होके रह गया। बहुत बढ़िया। तो जो आपकी स्कूलिंग हुई वो कहाँ, गांव से हुई है जयपुर से हुई थी? मेरी 11th तक गांव से हुई थी, फागी सीनियर स्कूल थी वहाँ पे जी। उसके बाद ये फर्स्ट ईयर में सुबोध कॉलेज में, उसके बाद सेकेंड ईयर में फेल हो गया मैं
थिएटर करते करते, और घर वाले उठा के ले गए थे। जी जी। तो एजुकेशन का दिया था। बचपन में आप किस प्रकार के बच्चे थे? एक पढ़ाकू बच्चे या उद्यमी वाले बच्चे होते हैं जो? नहीं, शैतानी। अच्छा, तो कोई शैतानी की बात जो आपको याद हो आज भी? शैतानी तो ये थी कि जैसे हम बराबर तालाब भी थे। हाँ हाँ। हमारे 5 तालाब है वो। तो बच्चा 3-4 साल का होते तैरना सीख जाता अपने आप ही। वहाँ कोई स्विमिंग पूल नहीं है, नेचुरल स्विमिंग पूल है। जी। तो हम वहाँ पे तैरने के लिए जाते थे। तो होता क्या था कि हम एक दूसरे बच्चों के कपड़े उठा के बगी आते थे, वो नंगे दौड़ते हुए घर पे अच्छा तो सबसे ज्यादा रोल मेरा ही रहता था, पिटाई मेरी सबसे ज्यादा होती थी। अच्छा, मतलब आप कृष्ण कन्हैया थे? ऐसा गोपियों की जगह आप? ऐसा कोई नहीं था मैं कि कृष्ण कन्हैया की स्टोरी मैंने कुछ सुनी नहीं, लेकिन बाद में मालूम चला कि ऐसा उन्होंने किया हुआ। लेकिन वहाँ गोपियां नहीं थी, गोपी थे। गोपी थे सारे। ये बहुत बढ़िया बात बताई आपने। थिएटर में आपने प्ले किए, तो कोई प्ले जो कि आपको जिनके नाम लेना चाहें आप? सबसे अच्छा सैम एक कोतवाल था। जी जी। वो मेरा पहला था, और पहला जो होता है वो अपने आप ही उससे लगाव रहता है। उसके बाद मैंने 8 या 10-12 प्ले किए थे मैंने उस वक्त थिएटर में। उसके बाद मैंने प्ले बंद कर दिए थे, और एक एनजीओ के मार्फत हम स्ट्रीट थिएटर करना शुरू कर दिया था। जी। तो फ्रांस से एक डायरेक्टर आए थे, जोम पीरियर बेसनार्ड जी। उनको एनजीओ में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो थिएटर जानता हो। तो थिएटर फॉर द ऑपरेस, शोषितों के लिए थिएटर करते थे। तो उन्होंने मेरा चुनाव किया और हमारी वर्कशॉप ली उन्होंने। तो मैंने कम से कम 10 लोगों को उस वर्कशॉप में बुलाया था जो थिएटर करते थे। उसमें एक आलोक पारिक थे, एक पंकज शर्मा थी, वो आज फ्रांस में रहती है, एक छवि व्यास थी, एक आदित्य पारिक था, और एक करीबन 10-12 लोग थे। जी। तो वो सब अपने अपने फील्ड में अब जमे हुए हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। आलोक पारिक तो कुछ डायरेक्टर और मूवी डॉक्यूमेंट्री बनाता है। तो इस तरह से हमारा सफर शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये हुई कि हमारे जो डायरेक्टर थे वो जोम पियर बेसनार्ड, जिन्होंने मैं ट्रेंड किया था, उनको फ्रांस ले गए। 2 महीने के लिए हमने वहाँ पे साउथ फ्रांस में जितने शहर थे, 30 सिटी थी, वहाँ पे हमने परफॉर्मेंस की। और वहाँ से जो हमें रेस्पॉन्स मिला वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, मैं आपको बताऊँगा। मतलब वहाँ की ऑडियंस, हम क्या कि माइम और थोड़े फ्रेंच के डायलॉग, थोड़े हिंदी के, इस तरह से मिक्स करके परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ का ऑडियंस जो हिंदी नहीं जानता, अंग्रेजी नहीं जानता, फ्रांस बड़ी ट्रेडिशनल कंट्री है, वो अंग्रेजी से नफरत करते हैं। जी। वो अपनी भाषा बोलते हैं, लेकिन वो हमारी परफॉर्मेंस को यूं का यूं पूरा समझते थे 100%। तो ये बड़ी कामयाबी थी। इसमें सबसे बड़ा तो आपका जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर आप डायलॉग नहीं बोल रहे, आपकी बॉडी बोल रही है, तो कोई भी भाषी हो वो समझाएगा आपको कि ये क्या कहना चाह रहा है, कैसे बोल रहा है। ये थिएटर की सबसे बड़ी खासियत है। और फिल्मों में भी इस तरह के बहुत प्रयोग हुए हैं। जैसे कमल हसन की एक मूवी थी पुष्पक, उसमें कोई डायलॉग नहीं था, केवल बॉडी लैंग्वेज थी, और ऐसा कोई ऑडियंस नहीं था कि उस स्टोरी को कोई समझा नहीं। तो इस तरह से हमने भी इस तरह की परफॉर्मेंस की हुई है, जिसको माइम थिएटर बोलते हैं। विष्णु जी, आपने जो है बताया कि आप फ्रांस के दौरे पर भी रहे, तो कितने समय आप रहे वहाँ? 2 महीने। अच्छा। लेकिन वो 2 महीने क्या 15 दिन तो हमें इतना बढ़िया लगा कि कहीं आए हैं। बाद में सभी होम सिक हो गए। अच्छा। होम सिकनेस के ऐसे शिकार हुए कि न तो वहाँ की चपातियाँ मिलती थी हमको, वहाँ ब्रेड और बटर ये खाते रहो, या नॉनवेज, हम नॉनवेज खाते नहीं थे, लगभग हमारी टीम में कोई नहीं खाता था नॉनवेज। तो वहाँ पे हर चीज़ में, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो नॉनवेज तो होगी वहाँ पे, बिना नॉनवेज तो वहाँ कोई डिश मिलती नहीं। तो ब्रेड और बटर। उसके बाद में हम एक मार्केट में गए, वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का एक मार्केट था, दोनों बराबर में। और आपको ताज्जुब होगा कि हम तो यहाँ पाकिस्तान से नफरत करते हैं, पाकिस्तान वाले हमसे वहाँ से नफरत, लेकिन वहाँ दोनों आपस में बढ़िया रहते हैं, दोनों पड़ोसी जैसे रहते हैं ना वैसे रहते हैं। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, बड़ा वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। तो वहाँ से आटा लिया हमने। अच्छा। आटा लाके खुद ही हाथों से रोटियां बनानी शुरू कर दी, तब जाके हम थोड़ा सा नॉर्मल हो पाए। आप कहीं अगर कोई शादी ब्याह में रोज रोज जाके वहाँ खाना नहीं खा सकते। सही है। घर का अपना खाना होता है, वो सबसे टेस्टी लगता है जी। और वहाँ के लोगों का जो वेलकम था हमारे लिए वो यादगार था। हमें हर कोई ना कोई बुलाता ही रहता था अपने अपने घरों में, लेकिन वहाँ पे पंक्चुअलिटी इतनी गजब है कि हम तो बहुत पीछे हैं। एक बार हुआ क्या कि हमको 10 बजे डिनर पे बुलाया था, हम 10:30 बजे पहुँचे, तो उन्होंने गेट बंद किया हुआ था। हमने बेल बजाई, उन्होंने कहा आपका टाइम 10 बजे था, अब खाना नहीं।
ये हकीकत है, ये हमको वापस आना पड़ा। और वहाँ रेस्टोरेंट के आगे 11 बजे तक कोई खुले हुए नहीं रहते, घर आके खाना बना के खाना पड़ा। उसके बाद हमने बिल्कुल ये लेसन ले लिया कि आपकी टाइमिंग पंक्चुअल होनी चाहिए। और यातायात का ये है वहाँ पे कि रेड लाइट पे कोई पुलिस वाला नहीं रहता, वो अपने आप ही फॉलो करते हैं लोग। एक बार रात को 11 बजे हमें एक डॉक्टर पास करती वहीं की, वो हमको छोड़ने के लिए आ रही थी, उसको सुबह जल्दी जाना था अपनी ड्यूटी पे, तो गाड़ी दौड़ा रही थी, तो रेड लाइट थी, रात को 12 बज रहे होंगे, तो उसमें क्रॉस कर गई, लेकिन उसे आगे जाके गाड़ी रोक कर अपने आप को मारा ऐसे आज कि मैंने सबसे बड़ी गलती की। और हमारे यहाँ होता है कि जब तक हम नियम नहीं तोड़ते मज़ा नहीं आता। इसे नियम तोड़ने वाला लगता है कि आज हम कोई युद्ध जीत के आए, तो ये बड़ा अंतर है। वहाँ पुलिस वाले होते ही नहीं है चौराहे, खुद आदमी अपने आप फॉलो करता है। पैदल चलने की जो जेब्रा लाइन होती है ना जी, जब उसकी लाइट होते ही पैदल चलने वाला क्रॉस करेगा, और आप जैसे कोई रोड क्रॉस करे तो गाड़ी वाला तो रोकेगा, आपको नमस्कार करेगा, फिर प्लीज जाइए। यहाँ पे गाड़ी वाला क्या गालियाँ निकाल के निकलेगा अगर आप रोड क्रॉस करें उसके आगे से। ये अंतर है हमारे से। तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने की है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ की अच्छी है, कुछ हमारी। इस तरह से कुछ चीज़ें इस तरह से मैंने अपने जीवन में अपनाई है कि एक तो मैं लेट नहीं होता, कभी होता हूँ तो मैं फ़ोन कर लेता हूँ लेट हो रहा हूँ, आऊँ या नहीं। ये सबसे अच्छा अनुभव था मेरा। बहुत बढ़िया। विष्णु जी, इतना लंबा करियर रहा आपका, इस दौरान आपको कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी होंगी जीवन में जो आपको आज भी याद होंगी, कुछ रोचक, कुछ हादसे, तो कुछ आप शेयर करना चाहें? हादसे हुए हैं। अच्छा। रोचकता तो बनी रहती है थिएटर में, लेकिन हादसे कभी कभार ही होते हैं जी। मुझे अच्छे से एक बार MI रोड पे हम क्या क्लाउनिंग एक थिएटर होता है, क्लाउनी, हाँ क्लाउनिंग, क्राउलिंग, तो क्लाउनिंग, क्लाउनिंग, ठीक है, उसमें आप रेड नोज लगा के, हाँ हाँ हाँ, एक आता है लाल रंग का। अच्छा अच्छा, क्लाउनिंग, अच्छा ठीक है ठीक है, वो मतलब एक तरह से जोकर जी। तो आप जैसे मेरा नाम जोकर में राज कपूर ने लगाया हुआ था, वैसे रेड नोज होता है जी, प्लास्टिक का, उसको यूं लगा के आप करते हो, तो उसमें अच्छा। होता क्या कि आप एंटरटेनमेंट करते हो। तो फैमिली प्लानिंग पे था हमारा एक, तो वो डायरेक्टर था फ्रांस वाला, वो हमको कॉपी हाउस में ले गया। तो वो इनविजिबल था वो थिएटर। इनविजिबल में ये होता है कि पहले लोग जो बैठे रहते हैं उनको ध्यान नहीं रहता क्या होता है क्या नहीं, अकस्मात होता जो भी होता। हम कॉपी हाउस में MI रोड पे कॉपी हाउस था, वहाँ पे गए। वहाँ जाके वो क्लाउन के रूप में हम 4-5 लोग गए, और 3-4 हम टीम में से कॉफ़ी पी रहे थे वहाँ पे। तो वो उनको कॉफ़ी जो वहाँ पे जो लोग थे उनको लगा कि ये जो बैठे हुए हैं ये तो हमारे जैसे कस्टमर है। हम गए क्लाउनिंग के रूप में वहाँ पे क्लाउन बन के, तो वो हम बात कर रहे, तो वो क्लाउन आपस में बात कर रहे हैं, तो वो फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं, और कॉन्डम उन्होंने दिखा दिया खोल के। हम वो कॉफ़ी हाउस में जितने कस्टमर थे वो हमको मारने के लिए दौड़े। हमने ऑटो बार खड़ा किया हुआ था, ऑटो बक्के ऑटो में घुसे, उसका कहा स्टार्ट रखना तू, बोले कुछ भी हो सकता है। हमारा डायरेक्टर, हम 2 कैरेक्टर थे, वो बक्के से ऑटो में बैठे और बक्के आगे जान बचाएंगे। बाद में मालूम चला कि हमारे जो साथ वाले थे उनको पहचान गए इनके साथ वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं उनके साथ में नहीं है। बोले आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो आप उनके साथ ही? बोले नहीं हम तो कोई भी पीने आए। तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से भागी। दूसरा ये परफॉर्मेंस हमने उदयपुर में की थी, तो उसमें आधे फ्रांस के कलाकार थे, आधे हम थे। तो वहाँ पे ऑडियंस ये उनको लगा कि बाहर के कलाकार आए, तो वहाँ पे ओपन एयर थिएटर था, कम से कम 2000 की संख्या भर गई वहाँ पे पूरी देखने के लिए। अब वहाँ पे वही परफॉर्मेंस फैमिली प्लानिंग वाली, वो पूरी ऑडियंस वो उमड़ गई हमारे ऊपर। तो वहाँ के जो पुलिस आई उन्होंने हमें बचाया, और वहाँ से एक बस में बैठ के भगे आए। तो इस तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन हमने रोका नहीं, काम परफॉर्मेंस करते रहे। एक बार चूरू वहाँ पे गए थे परफॉर्मेंस करने, तो वहाँ भी थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन वहाँ के NGO के थ्रू हम कर रहे थे, तो वहाँ के वॉलेंटियर थे, उन्होंने बचाया। लेकिन आज बड़ा खुल गया, सब कुछ आप कर सकते हो परफॉर्मेंस, लेकिन आज से 20 साल पहले बड़ा मुश्किल था। जी जी। विष्णु जी, हम जो बातचीत का सिलसिला चला रहे हैं जी, इस दौरान मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप रंगमंच पर हैं और आपने इतना अनुभव अर्जित किया है इस लाइन में। आजकल जो ये वेब सीरीज बन रही हैं और जो फिल्में आ रही हैं हमारे नेटफ्लिक्स जैसे OTT पर, इनमें जो भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि जरूरी सा हो गया है। अच्छा, ये कि आम बोलचाल भाषा में भी ये चीजें होती है, देखने में क्या बुराई है। सेंसर बोर्ड है ना, उन्होंने बड़ी आपत्तियां कर करके अच्छी अच्छी फिल्मों को रोक के लगा। मेरे कोई आपत्ति नहीं इस तरह की,
और अवेयरनेस फैल रही इन चीज़ों से। हमारी सोसाइटी में ये शब्द है तभी बोले जा रहे हैं, नहीं होता तो क्यों बोलते। तो मेरे को नहीं लगता कि ये खराब है, बल्कि आपकी वास्तविकता दिखा रहे हैं, कोई छुपा के हाइड नहीं कर रहे हैं वो। इस मामले में मैं तो सपोर्ट करता हूँ। और मेरे को कई बार वेब सीरीज के आते हैं फ़ोन, लेकिन मैं सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से जाता नहीं क्राउड में, वो ठीक सा नहीं लगता है मेरे को। बाकी उनके खिलाफ नहीं हूँ मैं, लेकिन छोटे मोटे रोल ये सेल्फ रेस्पेक्ट, अब उम्र भी हो गई, जैसे बच्चे होते तो कर लेते शौक जी। बाकी तो ये जो बन रही है अच्छी बन रही है। अभी एक सीन मैंने देखा था, क्राइम पार्ट 1 और पार्ट 2, इतना शानदार सीरियल है, इतना बढ़िया। उसमें गालियां हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये गालियां जबरदस्ती दी जा रही, वो स्टोरी के साथ ही है और उनको चलना चाहिए। वैसे तो हमारी कहानियों में जैसे आप सादत मंटो की आप कहानियां पढ़ी, उसमें गालियां आपको आराम से मिलेगी। करेक्टर ऐसे हैं जो गालियां निकालते हैं, अगर आप उनके मुंह से गालियां नहीं निकलाओगे तो वो लगेगा कि नहीं ये रियल करेक्टर। तो ठीक है, सारा कुछ बढ़िया लगता है, कोई गलत नहीं। अच्छा, ये बड़े क्रांतिकारी विचार हैं आपके। क्रांतिकारी नहीं है, या आप इसको क्रांति तो कैसे कह सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी को आप लाके रख रहे हैं तो अच्छी बात है जी, ये साहस वाली बात है। साहस वाली बात है। मैंने शायद गलत शब्द का इस्तेमाल कर लिया, आपको साहसी या दुस्साहसी कहना चाहिए उम्र के हिसाब से। आपकी जो है फेसबुक पर हम पोस्ट भी पढ़ते हैं काफी, आप जो है बड़े ही निर्भीक अपने विचार व्यक्त करते हैं। हाँ जी। इसके बारे में कुछ कहिए। वो क्या कि मैं वामपंथी हूँ, मेरे विचार जी। मेरा ये मानना है कि दक्षिणपंथी तो जन्म से पैदा होता है। अच्छा। उसको संस्कार दिए जाते हैं कि मंदिर में जाना, डोक देना, वैसे करना, भगवान नाराज हो जाएंगे, वो जाएगा, वो जन्म से उसको दे देते हैं, तो जन्म से ही हो गया दक्षिणपंथी। वामपंथी बनने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ती और कुछ वर्जनाएं हैं, उनको तोड़ना पड़ता है आपको। और वो वर्जनाएं आप अगर वेब सीरीज देखोगे उनमें आपको टूटती हुई नजर आएगी। गाली नहीं निकालनी, ऐसे नहीं करना, ऐसे उठना, ऐसे बैठना, खुल के बात करो, अपने खुल के। बच्चियां बात करती है खूब खुल के, मेरे को अच्छा लगता है कि ये हमारी इनकी जो इच्छा है ना, उनको दबा के नहीं रख रही, खुल के बात कर रही। हमारे टाइम में हमारी क्लास में 3 लड़कियां पढ़ती थी, मुँह से ले रहते थे, बोलती नहीं थी। ये वास्तविकता है, इतना चेंज हो गया। गाँव में कहाँ एजुकेशन थी लड़कियों के लिए, और वो लड़कियों के नाम आज भी हमें याद है। उनको देखते रहते यार ये बात करें हमसे, और वो भी सोचते थे कि हम भी बात करें, लेकिन टीचर ये देखते थे। तो ये अंतर हो गया। आज बड़ा अच्छा माहौल है, मैं स्वागत करता हूँ इस माहौल का। घुटन नहीं है कुल मिला के बात। विष्णु जी, आजकल क्या चल रहा है? आजकल मैं मोस्टली फेसबुक पे बिजी रहता हूँ जी। हालांकि थिएटर पे जाता रहता हूँ, जवाहर कला केंद्र जाता हूँ, मेरे पुराने जो साथी हैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो कॉफी हाउस में बैठते हैं, गपशप करते हैं, 2-3 घंटे वहाँ पे गुजार के आता हूँ। 2 महीने का जो कोरोना काल था उसमें सब हम बंद रहे कैदी की तरह, और वो घुटन बुरी जिंदगी थी मेरे लाइफ। और मेरे ख्याल में हमारे तो इतना घूमने का शौक नहीं रहा, लेकिन जो यंग थे उनके लिए बड़ा मुश्किल था ये दौर, मेरा ये मानना है जी। उनको लगता था कि जाए तो कहाँ जाए। सही बात है। और घर पे रह के ज़्यादा तनाव बढ़ने का कारण ये है कि आप जब घर पे सारे इकट्ठे रहते हो ना, तो हर चीज़ में कोई ना कोई दूसरे में कमी ढूंढता, खासियत नहीं ढूंढता। जब ज़्यादा टाइम तक कोई साथ रहता है तो कमी गिनाएगा, उसकी खासियत नहीं गिनाएगा। क्योंकि जब बच्चा बाहर निकलता है तो घूम घाम के आता है, और अब जो उसने किया है वो बताता है कि मैंने आज ये किया, वो किया, अपने दोस्तों से मिलता, सीख किया। सबसे बड़ा नुकसान 2 साल की कोरोना में, 2 बार के जो कोरोना का आया, उसमें सबसे यूथ को और छोटे बच्चों को, हमारे को ज़्यादा नहीं हुआ, हम तो वैसे भी घर पे ज़्यादा रहते हैं, 1-2 घंटे बाहर गुजारते तो नहीं गुजारा। लेकिन ये तो अभी जो 2 महीने के 2 साल के बाद में भी जो टाइम मिला उसको पूरा यूज़ कर रहा हूँ। अभी मेरे पौत्र को मैं 1 महीने की वर्कशॉप थी जवाहर कला केंद्र में, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, 1 महीने का, तो वो खुश हो गया। वहाँ 6 साल की उम्र थी, लेकिन वो खुश हो गया क्योंकि 2 साल 1 साल से वो घुटन था उसका। तो बच्चों को, और ये यंग है इस तरह के, इनको बड़ा कठिन दौर से गुजरे हैं, मेरा ही मानना है। बिल्कुल सही है। बाकी जो मेरा टाइम गुजर रहा है अभी तो फेसबुक पे किताबें पढ़ने में, और जवाहर कला केंद्र में जाके कॉफी हाउस में बैठ के मेरे जो पुराने दोस्त हैं थिएटर वाले, उनके साथ बैठना पसंद करता हूँ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, और बड़ी अच्छी बातें होती हैं, आपके अनुभव शेयर होते हैं और नई चीज़ें सीखने को मिलती है। आदमी कोई भी ज़्यादा बुद्धिमान नहीं होता, एक दूसरे शेयरिंग है ना, वो बुद्धिमान बनाती है। विष्णु जी, हमने ये जो बातचीत का सिलसिला जारी रखा, इसके दौरान जो हमने बातें की उससे आपके जीवन यात्रा के बारे में हमें मालूम चला। फिर भी कोई सवाल
शायद हम आपसे पूछ ना पाए हों, या कोई बात जो आप कहना चाहते थे इस इंटरव्यू में वो आप कह ना पाए हों, तो मैं चाहूँगा कि आप वो बातें कहें, हमसे शेयर करें जो आप करना चाह रहे थे। बिल्कुल, वो जरूरी है, मेरे मन में थी ये बात जी। मैं पूछना चाह रहा था कि आपके मन में ये टावर जो बनाया आपने, ये जी। प्रोडक्शन हाउस जी। ये किस विचार से, कैसे आया, कब आया, क्यों बनाया, उसका अच्छा। मकसद क्या था? मेरा 3 सवाल है, कब बनाया, क्यों बनाया, उसका मकसद क्या है? जी, 2016 में बनाया जी। और क्यों बनाया उसके पीछे कारण ये था कि हम 2000, वैसे तो मैं जब 9 साल का था तब से मैं थिएटर करने लग गया था। एक्सीडेंटली एक्टिंग शुरू हुई और फिर मैं चलती रही यात्रा। मैं 22-23 साल का था तब मुझे एहसास हुआ कि थिएटर से जो है आजीविका नहीं चलाई जा सकती। और मैं बॉम्बे जाने में सक्षम नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी बिस्तर पर थी। करीब 52 साल तक मम्मी बिस्तर पर रही, बीमार रही। हर चौथे साल में बीमार हो जाती थी ऐसा, क्योंकि मेरे पिताजी जब गुजरे मैं 2 साल का था और पापा को गुजरे करीब 52 साल हो गए। तो माता जी शौक में रहीं, डिप्रेशन में रहीं, उस वजह से हर 4 साल में उनको दौरे पड़ते थे। तो मुझे तय था कि मुझे माता जी को छोड़ के कहीं जाना नहीं है, तो बॉम्बे तो जाना था नहीं। तो मुझे लगा कि ये करियर ऑप्शन अच्छा नहीं है थिएटर। तो 92 में मैंने थिएटर छोड़ दिया और मैं करीब 92 से लेके 2014 तक मैं थिएटर से दूर रहा, करीब 22 साल। 22 साल। जी। उसके बाद में मेरा एक स्टूडेंट है जो आजकल बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहा है, तरुण मथुरिया। वो मेरे पास में एक राजस्थान सरकार का एक कोर्स होता है RSCIT, वो करने के लिए आया हुआ था। तो वो मुझे, एक तो कृष्ण सुदामा का एक शो होता है उनका बहुत अच्छा, तो वो उसके लिए मुझे इन्वाइट करने आता था। कई बार किए, मैं जा नहीं पाया। अच्छा, एक बार फिर क्या हुआ, सितंबर 2014 की बात है, वो मेरे पास में आया और उसने बोला सर हम जहाँ रिहर्सल करते थे उस जगह पे अब रिहर्सल नहीं कर पा रहे, उन लोगों ने हमें अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो क्या हम आपका इंस्टीट्यूट जो है संडे को बंद रहता है, तो इस जगह को इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? मैंने बोला ये तो मेरे लिए बढ़िया बात हो जाएगी, मैं भी इस बहाने संडे को आ जाऊंगा, अकाउंट्स वगैरह कर लूंगा, तुम्हें भी चाय पिला दूंगा, तुम्हारा काम देख लूंगा। तो मैं इस तरह से शुरू हो गया। और फिर उन्होंने मुझे एक रोल ऑफर कर दिया। सुशील भाई तरुण के साथ में थे, उनके ग्रुप के डायरेक्टर, जो कि अब हमारे साथ में है, मेरे साथ एंकरिंग भी करते हैं शो की, और मेरे साथ में एक सह कलाकार है, हमारे ग्रुप के अभिन्न अंग है। तो सुशील भाई वगैरह मुझे काका जी वगैरह के रोल देने लग गए। पहले तो मैंने ना नुकर करी, फिर श्रीमती जी से मैंने पूछा भाई मैं वापस थिएटर में चल जाऊं क्या? तो बोले अब तो डोकरे हो गए, आप संडे को सोते रहते हो, वैसे भी अच्छा है, कर लो, कुछ टाइम पास होएगा। तो फिर मैं वापस से आ गया थिएटर में। तो फिर यूँ हुआ कि मैंने यूँ तय किया कि मंडे टू सैटरडे जो है मैं पढ़ा लिया करूंगा, जो मेरा मेन काम है कंप्यूटर एजुकेशन, और जो है संडे को जो है मैं थिएटर को दिया करूंगा। फिर यूँ हुआ कि दिसंबर 2014 में आदित्य प्रजापति करके एक बंदा है, वेब डिजाइनर है, और वो हॉलीवुड की मूवीज के लिए जो है VFX का काम करता है सर। ये जो बम फटाके फूट जाते हैं और इस तरह के ना, मतलब जो साईफाई मूवीज बनती हैं उसके। आदित्य प्रजापति जी हमारे लालकोठी स्थित ऑफिस में आए, उस वक्त हम लालकोठी में थे, आजकल हम सिविल लाइंस में हैं। और वो सबका ऑडिशन ले रहे थे क्योंकि वो सब थिएटर आर्टिस्ट का ले रहे थे, क्योंकि उनको जयपुर बेस्ड एक मूवी बनानी थी और वो हॉलीवुड लेवल की मूवी बना रहे थे। ट्राइकोड करके इंग्लिश नाम था उसको, वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों बना रहे थे। वो हॉलीवुड में उसको रिलीज करना चाह रहे थे और मतलब इंडिया के लेवल की नहीं, वो मतलब इंटरनेशनल लेवल की फिल्म थी ट्राइकोड, और हिंदी में उसका नाम उन्होंने त्रिकोड रखा था। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, बहुत अच्छा काम हो रहा था, हुआ उसका, उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। तो मैं तो क्या उधर साइड में बैठा था, चाय पिलाई मैंने सबको लाके। मेरे को चाय बनाने का बड़ा शौक है और इतना शौक है कि अब मैं टाबर टी नाम से एक चाय पत्ती भी जो है इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ जल्दी, हमारे ब्रांड नेम से। तो चाय बना के मैं सबको पिला रहा था, तो उन्होंने बोला सर एक ऑडिशन आप भी दो। मैंने बोला सर मैं तो अकाउंटेंट हूँ, यहाँ पे अकाउंट्स का काम देखता हूँ और इस वजह से आ जाता हूँ, मैं अभी थिएटर वेटर नहीं कर रहा, एक्टिंग कर रहा, मुझे 20-22 साल हो गए छोड़े हुए। बोला सर दो तो सही एक बार, तो मैंने दे दिया। और फिर उन्होंने मुझे 6 महीने बाद में बुलाया और बोला आप जो है हमारी फिल्म में काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि वही काका बाबा का कोई रोल होगा। बाद में मालूम पड़ा मैं मेन विलेन हूँ उस फिल्म में। हालांकि मेरे को लग रहा था कि ये जो है उन्होंने गलत चयन किया है, लेकिन बाद में मैंने उस फिल्म के रशेस देखे और मैं बड़ा भयानक लगा उसमें सर, सच में विलेन लग रहा था मैं। और फिर यूँ हुआ कि 2016 में मई का महीना था और 1 मई 2016 मुझे अच्छे से याद है। उस दिन क्या हुआ कि प्रियंका मेरी बेटी जो है अब डॉक्टर हैं, उसने पहली बार नीट का एग्जाम दिया था। 1 मई या 2 मई थी है ना। और वो उसको जब मैं एग्जाम के लिए छोड़ा, उसी वक्त मुझे क्राइम पेट्रोल की टीम की तरफ से फोन आया कि साहब आप हमारे यहाँ पे आए हैं, ऑडिशन दें, जो है हम चाहते हैं कि आप क्राइम पेट्रोल में काम करें। तब वो करीब 1.5 साल तक यहीं पे क्राइम पेट्रोल की टीम थी।
मैंने कुछ एपिसोड्स में उनके साथ में काम किए। सुनील शिवहरे जी थे यूनिट 2 के डायरेक्टर, उन्होंने बड़ा सहयोग किया मेरे साथ में, और मैंने उनको बताया कि सर मेरी बड़ी रुचि है इस लाइन में, तो मैं ये काम सीखना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला यार तू शनिवार रविवार आ जाएगा, तेरे को पेरोल पे तो नहीं रख पाएंगे, पैसे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन तुम सीख सकते हो। तो मैं हर शनिवार रविवार जाने लग गया, करीब 5-6 महीने तक गया मैं, और मुझे लगा यार ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर मैंने सोचा कि हमारी टीम के ज्यादातर सदस्य इस तरह के थे जो कि खूंटे से बंधे हुए थे, घर गृहस्थी के या मम्मी पापा के, या कई कारण थे, जा नहीं सकते थे, मेरी तरह मजबूर थे, वो बॉम्बे नहीं जा सकते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना जयपुर में रहते हुए ही कुछ ऐसा किया जाए कि हम सिल्वर स्क्रीन पे आ सके। और फिर मैंने जो है ये टावर प्रोडक्शंस की नींव रखी। हमने दूरदर्शन के लिए 13 एपिसोड्स बनाए। 2019 में हमारा सीजन 2 प्रेम संदेशा प्रेम बच्चन करके था, सीजन 1 आया था 2018 में, तो सीजन 2 आया 2019 में, और इस तरह से हमारा सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन ये जैसा कि आपने भी बताया कोरोना के बारे में, 2020 में जब कोरोना आया उसके बाद पिछले 28 महीने से जो है हमारी कमर टूटी पड़ी थी। अभी हाल ही में जो है मई 9 2022 को प्रियंका मेरी बेटी डॉक्टर बनी, उसका कॉन्वोकेशन के लिए हम गए हुए थे। और क्या बताऊं मैं आपको, 8 महीने पहले माताजी का देहांत हुआ। माताजी मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी मेरे इस काम के लिए। मैं बोलता था मम्मी पैसे नहीं है फिल्म लाइन के लिए, पैसे बहुत खर्च होते हैं इसमें, तो मुझे मेरी पेंशन है ना, तो उससे ही जो है मैं अपने शौक पूरे करता था फिल्म लाइन वाले से संबंधित। शौक नहीं है, जुनून है, जुनून जैसा भी मान लें। और मम्मी 8 महीने पहले चली गई, और अभी फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में भी चला गया था। अभी हाल ही में 9 मई को जब बेटी का कॉन्वोकेशन था, वो डॉक्टर बनी, तो वहाँ बहुत से मतलब 150 डॉक्टर बने थे, तो करीब 300 पेरेंट्स बैठे हुए थे उस हॉल में जहाँ हो रहा था, और वो सारे डिसेंट, ज्यादातर डॉक्टरों के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, अपनी एक मध्यम वर्गीय थे जिनकी बच्ची डॉक्टर बन रही थी। तो जैसे उसको वो उपाधि दी जा रही थी, वो अपन ने तो जो तालियां बजाई और जो भंगड़े पाने शुरू करे, सारे के सारे देखने लगे ये कौन गया, ऐसी की बच्ची डॉक्टर बनेगी क्या जैसे। और लेकिन हाँ, मैं तो रुका ही नहीं। श्रीमती जी बोले अरे ये सब भी डॉक्टर्स के पेरेंट्स हैं, बैठो शांत रहो। मैं शांत होकर बैठ गया, फिर थोड़ा बहुत अपने आप पे कंट्रोल किया। बिटिया बाद में वापस बाहर आई और बोला पापा आजकल आप क्या दवाइयाँ ले रहे हो। मैंने बोला बेटा एक तो ये मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा हूँ, तो ये डिप्रेशन की दवाई ले रहा हूँ आजकल, नींद नहीं आती। तो उसने डिप्रेशन की दवाई ली, पत्ता, और उसको फाड़ के ऐसे फाड़ दिया। बोला अब लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों बेटा। बोला डिप्रेशन का मतलब होता है उदासी, आप भंगड़े पा रहे थे वहां पे, अब आपकी उदासी खत्म हो गई है। और उसने बोला अब आप है ना रिटायर हो जाओ, टेंशन मत पालो, आपके वो जो भी पैसे मेरी एजुकेशन के लिए खर्च करने थे वो तो आपके बची गए, इसके अलावा मैं आपको जो है हर 3 महीने 50,000 रुपये दूंगी, आप शॉर्ट फिल्म बनाना। मुझे उसके पैसों की मतलब कोई ऐसी सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने जो कहा तो मुझे ऐसे लगा मेरी माँ वापस आ गई। बिल्कुल सही। और फिर मैं शुरू हो गया, और हमने जो है मैं 11 मई 2022 को वापस जयपुर आया था बेंगलोर से बिटिया के डॉक्टर बनने के बाद। 22 मई को मैंने शूट किया मेरी बिना फाटक की रेलवे लाइन, और ऐसी गति पकड़ी सर। उसके बाद में मैंने ये सीरीज शुरू करी करियर वॉरियर, ताकि हम युवा लोगों को प्रोत्साहित कर सकें। और हाल ही में लास्ट अभी कल की बात है, फ्राइडे जो है 5 अगस्त 2022, उस दिन हमने एक शो शुरू किया है MCBC। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, मेरा बेटा मेरा छोरा बड़ा छिछोरा, ऐसा है MCBC है ना, मेरा छोरा बड़ा छिछोरा, ये नाम रखा हमने उसका। और इसमें हमने एक्चुअली सोशल मीडिया में जो जोक्स चल रहे हैं, थोड़े नॉनवेज भी होते हैं, उन्हीं को जो है हमने एनेक्ट करने की कोशिश करी है, नाट्य रूपांतरण करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से जो है हम वापस आ गए। और मेरा जो ये प्रयास है वो यही है बस कि जो हमारे राजस्थान के लोकल कलाकार हैं, अभिनेतागण विशेष करके, जो बॉम्बे जाने में सक्षम नहीं है, वो उन्हें जयपुर में एक प्लेटफॉर्म मिले। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा, बिटिया ने मुझे एक बात और कही कि मैंने उसे कहा कि अरे बेटा 20,000 में बन जाती शॉर्ट फिल्म वैसे तो, क्योंकि कलाकार तो पैसे लेते नहीं, राजस्थान में पैसे देने की प्रथा नहीं है कलाकारों को। टेक्नीशियन पैसे ले लेते हैं, एडिटर पैसे ले लेगा, कैमरामैन पैसे ले लेते हैं, दादा सुन रहे हैं मेरी बात, लाइट्समैन ले लेते हैं, सब हो जाता है, उनको मिलते नहीं, क्योंकि वो भाई क्या करें, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। लेकिन एक्टर्स का बड़ा शोषण होता है यहाँ पे, तो कोई पैसे नहीं देता, बोलता है भाई लेंगे और तेरे से अगर तेरे को काम करना है तो। बेटिया बोली पापा देखो बेचारा आदमी आता है, आप खाना वाना देते हो, चलो खाने वाने की व्यवस्था करते हो, बढ़िया, आपको खाने का खुद कोई शौक इसलिए करते हो, तो आपका स्वार्थ है, यहाँ तक तो चलो ठीक है, लेकिन बेचारा अपनी जेब से पैसे लगा के आता है, कम से कम उसको आने जाने का खर्चा तो मिलना चाहिए। तो हमने तय किया कि सभी को, भले ही वो स्पोर्ट बॉय हो चाहे कलाकार हो, सबको हम 500 रुपए प्रतिदिन कम से कम देंगे। और जी, और इस तरह से जो है हमने एक छोटा सा कि भाई आने जाने का खर्चा तो मिल जाए बंदे को, इस तरह से हमने शुरू किया। और हाल ही में हमने जो है ये पारिश्रमिक भी बढ़ाया है, और हमें आशा है कि जल्दी ही हम जो है उतने पारिश्रमिक तक पहुंच जाएंगे जो कि बॉम्बे वाले आके जयपुर में देते हैं। नहीं, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है इसमें कि जिनको लोग पहचान नहीं पा रहे हैं जी,
और जिनका मैसेज आगे तक नहीं जा रहा जी। है, जिनका स्ट्रगल क्या किया उन्होंने उस लोगों को मालूम नहीं है, तो आपके इस प्रोग्राम के थ्रू उनके लोगों के पास जा रहा है। ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है जयपुर में। थैंक यू वेरी मैंने मच इससे सर। पहले नहीं देखा इस तरह का। जी। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने बैठ के बढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन ये सबसे अच्छी शुरुआत है और मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग बहुत आएंगे आपके पास। बहुत बैठे हुए हैं जिनको ऐसे मंच की आवश्यकता है। अरे वाह भाई साहब। और आपकी जो टीम है इतनी डेडिकेटेड है, मैंने देखा है 1-2 आपके एपिसोड और जो काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि विष्णु तिवारी जी जो कि एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरा जो MCBC सीरीज है उसके लिए जो हम शॉर्ट स्टोरीज लेके आते हैं हास्य व्यंग की, वो विष्णु जी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा जो है जितने भी वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है नाट्य विभाग की अर्चना मैम, उनसे भी उन्होंने परिचय करवाया। उनके पति दीपक कुमार जी जो बहुत बड़े पेंटर हैं, उनसे परिचय कराया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारी जो आने वाली फिल्म है लपका, द टूरिज्म माफिया, जो कि जनवरी में फ्लोर पे जाने वाली है, उसके लिए ऐसे ऐसे कलाकारों से इन्होंने बात कराई है कि आप अगर उनके नाम सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। मैं अभी फिलहाल उनके नामों को जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि लेकिन आप सब मान लें कि अगर आप उनको बोलेंगे अरे ये तो बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम है, आप यूं बोल देंगे, इतने बड़े बड़े नाम है। तो मैं आभारी हूँ विष्णु जी आपका कि आपने इतना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, बातचीत का सिलसिला खत्म करते हुए या करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को, विशेष करके युवा वर्ग को, अपनी तरफ से कोई संदेश दें। मैं आप लोगों को संदेश देता हूं कि अगर किसी के पास काम नहीं और काम करना चाह रहे हैं तो आप टावर से जुड़े। मेरी सबसे अच्छी ख्वाहिश ये है। अरे वाह, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे कम से कम मैं गारंटी से कह सकता हूँ, मेरा अनुभव है कि यहाँ कोई शोषण नहीं होता, पोषण ही होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे फैमिलियर माहौल है और सबसे अच्छा ये कि कोई भेदभाव नहीं है, कोई सीनियर जूनियर सब बराबर से। तो सबको आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। मेरा मैसेज यही है आप लोगों को। विष्णु जी की बात में मैं 2 बातें और जोड़ना चाहूंगा। मेरा जो प्रयास है वो ये है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को हम मिलाकर चलें। हम कंप्यूटर एजुकेशन की लाइन में हैं। अगर कोई हमारे साथ में आगे जुड़े और 3 महीने अगर कंप्यूटर सीखे तो मैं गारंटी के साथ उसको 12,000 रुपये महीने की कम से कम नौकरी दिला सकता हूं। और हमने शनिवार रविवार जो है एंटरटेनमेंट के लिए रखा हुआ है। बातचीत का सिलसिला हम खत्म करें उससे पहले विष्णु जी, मैं चाहूंगा कि हमारे टावर प्रोडक्शंस की तरफ से एक मेमेंटो मैं आपको दूं, स्मृति चिन्ह आपको दूं। आशा है आप अपने ड्राइंग रूम में इसे कुछ स्थान देंगे। जिंदगी रहेगा, मेरे जाने के बाद भी रहेगा। अरे वाह। तो ये थे विष्णु जी, विष्णु तिवारी जी, राजस्थान के जाने माने एक रंगकर्मी। इन्होंने जो बातें हमसे की बड़ी प्रेरणादायक थी, हमारा हौसला बढ़ाने वाली थी। मुझे आशा है आप इन बातों से लाभ उठाएंगे और अपने करियर को एक अच्छा मुकाम देंगे। जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।